दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं वो है कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस के ऊपर बयान देना कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिससे कि न केवल कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है और कांग्रेस किसी हद तक बटी हुई नजर आ रही है। कई नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान की धज्जियां उड़ाई हैं और भाजपा को एक मुद्दा थमा दिया है। तो इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता ही नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस को वर्षों से सींच रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया है। उनको विधायक बनाया, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और आज भी वो राज्यसभा के सांसद हैं। और इसको विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इतना मेरा कहना काफ़ी है। इसके इतर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दिग्विजय सिंह अब जो है 80 की उम्र के करीब पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं और वो उनकी बात को उतनी गहराई से लिया भी जाना चाहिए या इग्नोर भी किया जा सकता है। वो किस तरीके से, जिस तरीके से एक घर में परिवार में बुजुर्ग होता है और जब वो बुजुर्ग हो जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है, तो जब नई पीढ़ी उभर कर आती है, वो जवान होती है, तो वो जो पीढ़ीगत जनरेशन गैप होता है वो सोच का हमेशा बना रहता है, जिससे जो है पीढ़ियों के अंतराल में घमासान मचा होता है, सोच में अंतर होता है। नई पीढ़ी जो है बुजुर्गों को या सीनियर सिटीजन की बात को सही नहीं मानती और सीनियर सिटीजन या घर का बुजुर्ग कहता कि हमने सारी दुनिया देखी है, तुम कल के बच्चे हो, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या है। तो इस तरीके का कुछ मामला लगता है। ऐसा नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जानबूझकर ये मतलब शोषा छोड़ दिया आरएसएस की प्रशंसा करके कि एक फोटो में मोदी जी अडवाणी जी के चरणों में बैठे हैं, वो ऊपर कुर्सी पे हैं तो उनके नीचे पैरों के साथ बैठे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भाई आरएसएस में एक आरएसएस का वर्कर कार्यकर्ता संगठनात्मक शक्ति के जरिए किस तरीके से पैरों में बैठा हुआ एक साधारण का आरएसएस का कर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस तरीके की व्यवस्था कांग्रेस में भी होनी चाहिए कि यहाँ पर भी विकेंद्रीकरण हो, जिससे कि एक परिवार की ही सत्ता ना हो और आम जनता के बीच में से उठकर आया हुआ कार्यकर्ता भी बड़े पद तक पहुंच सके। तो सीधे सीधे हम देखेंगे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से और जिस मंच से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही, उससे तो कांग्रेस में महाघमासान होना तय है। और मीडिया ने और उस खासकर गोदी मीडिया ने उसे हाथों हाथ लिया है और दिग्विजय सिंह के इस बयान ने भाजपा और गोदी मीडिया को एक ऐसा झुंझुना थमा दिया है जिसको वो कब तक बजाते रहेंगे कहा नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से बेशक दिग्विजय सिंह की सोच में कोई कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला विचार ना रहा हो, लेकिन जाने अनजाने में वो गलत बात तो कर गए हैं जो कांग्रेस की राजनीति को सूट नहीं करती और ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये भी कहा है कि मैं
उस आरएसएस का समर्थक नहीं हूं जिसका अपना कोई संविधान नहीं है, जो रजिस्टर्ड तक नहीं है, और वो देश के एक बड़े वर्ग का, अल्पसंख्यक का कट्टर विरोधी है, और वो उस व्यक्ति को सम्मान देता है, गॉडसे का समर्थक है, जिसने न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विश्व के एक बड़े नेता महात्मा गांधी का कत्ल किया था। तो ऐसे संगठन को कांग्रेस का नेता यदि उसकी प्रशंसा करता है कोई भी छोटा सा मुद्दा लेकर, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जहां कुछ लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया, चाहे वो राशिद अलवी हों, चाहे सुभाषिनी राव हों, और भी कई लोग हैं, लेकिन दोस्तों पवन खेड़ा ने दिग्विजय सिंह के इस बयान का ये कहकर धज्जियां उड़ा दी हैं कि गॉडसे का समर्थन करने वाले और गांधी जी का कत्ल करने वाले ऐसे संगठन या उसके समर्थक गॉडसे का कांग्रेस कभी भी समर्थन नहीं कर सकती, ना ही कांग्रेस को उससे कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है। और जो दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, हमें आरएसएस से कोई सीख नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों मैं ये समझता हूं कि जब दिग्विजय सिंह ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है तो इस बात को यहीं समाप्त समझ लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि दिग्विजय सिंह ने जाने अनजाने में ही ये बयान देकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी है। लेकिन जो मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, जो कुछ लोग इस नीति का समर्थन कर रहे हैं या विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आज बहुत गहराई से इस मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को कभी राजनीति में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया, ना उनको कभी मंत्री बनाया। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने पहली बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया था। अब उससे आगे चलते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का 1984 में कत्ल हुआ था, तो उस समय भी राजीव गांधी जो उनके बड़े बेटे थे, क्योंकि संजय गांधी की तो पहले ही हवाई दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, तो जो राजीव गांधी थे वो कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, और ना ही उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में आने की इच्छुक थी, और ना ही वो ये चाहती थी कि राजीव गांधी राजनीति में आए। लेकिन दोस्तों बावजूद इसके तत्कालीन सभी बड़े कांग्रेसियों ने मिलकर राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की जगह प्रधानमंत्री बनाया। उसमें ना तो प्रधानमंत्री बनने वाले की मंशा थी, ना उनकी पत्नी की मंशा थी। और दोस्तों बच्चे राहुल और प्रियंका तो उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब 1991 में राजीव गांधी का कत्ल हुआ, तो उस समय के क्या हालात थे? राहुल गांधी मात्र 21 साल के थे, विदेश में पढ़ रहे थे। प्रियंका गांधी उनसे 2 साल छोटी थी, 18-19 साल की थी, वो दिल्ली में पढ़ रही थी। तो उनका तो उस तरीके से राजनीति अपने पिता पिता की गद्दी संभालना मुमकिन था ही नहीं, छोटे बच्चे थे। लेकिन दोस्तों
इन्हीं कांग्रेस जनों ने, ऐसे ही कांग्रेस जनों ने, ऐसे ही वरिष्ठतम कांग्रेस जनों ने उस समय राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था और कहा था कि आप उनकी जगह प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन दोस्तों, उस समय भी सोनिया गांधी ने साफ इनकार कर दिया था कि मेरा राजनीति में कोई रुचि नहीं है और ना ही मुझे प्रधानमंत्री पद चाहिए। तब उसके बाद नरसिम्हा राव जी, जो बड़े कांग्रेस के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और वो 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन सोनिया गांधी ने तब भी बीच में कभी भी राजनीतिक लालसा या राजनीतिक पद की इच्छा जाहिर नहीं की थी। कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी नेताओं के आग्रह पर सोनिया गांधी को मजबूरन उस पार्टी को संभालने के लिए आना पड़ा जिस पार्टी को उनके बुजुर्गों ने या परिवार वालों ने अपने खून पसीने से सींचा था। और दोस्तों, उसका फल भी निकला। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को इतने बेहतरीन तरीके से संभाला और 2004 में वो कांग्रेस को सत्ता के करीब ले आई और कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में वो लौट रही थी। उस समय भी बहुत लोगों ने सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव डाला और इससे बेहतर कौन सा मौका हो सकता था कि सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वासर्वे थी, अध्यक्ष भी थी, सबसे बड़ी कद्दावर नेता थी और पूरी कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उस समय भी सोनिया गांधी ने परिवारवाद नहीं दिखाया और उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी। इससे बड़ा और क्या ताक चाहिए आपको। दोस्तों, जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, वो उसको सत्ता में लेकर आई और 10 साल तक कांग्रेस शासन में रही और उसके बाद से लगातार सोनिया गांधी कांग्रेस को मजबूत बनाए रखने के लिए, कांग्रेस को एक रखने के लिए और कांग्रेस से विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयत्न करती रही हैं। और चाहे वो जो अब उसको आप इंडिया गठबंधन कह लीजिए, पहले दूसरा कहते थे, राजग कहते थे, क्या कहते थे, तो उसी तरीके से सोनिया गांधी नए सिरे से आज भी बुजुर्ग होते हुए विपक्षी दलों को कांग्रेस से जोड़े रखने के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए काम कर रही है। फिर बात में राहुल पर लेकर आता हूं। अंत में तो आपने देखा कि राहुल गांधी अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं जोर डाला कि मुझे सत्ता चाहिए, मैं अध्यक्ष बने रहना चाहता हूं, बल्कि एक समय पर आकर उन्होंने साफ कह दिया था कि ना तो मैं अध्यक्ष बनूंगा और ना ही गांधी परिवार का कोई और व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। और इस बात को सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस जनों ने बहुत कोशिश की कि अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी बने रहें, क्योंकि राहुल गांधी ने तब भी इसी बात पर मना किया था कि उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा था। तो उन्होंने फिर नए सिरे से कांग्रेस अध्यक्ष पद को नहीं संभाला और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनने दिया और आज तक भी स्थिति वही है। आज भी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने के हक में है, बल्कि उन्होंने दलित के बड़े नेता, कद्दावर नेता खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। वो बात अलग है कि खड़गे जी भी बहुत उम्र के हो चुके हैं, 83 साल के आसपास के हैं, बुजुर्ग हैं। हालांकि उनकी सेहत अलाउ नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस बीच कई साल से बेहतरीन तरीके से
कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला है और बढ़िया नेतृत्व किया है, लेकिन हमेशा के लिए कोई भी नहीं होता, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। अब उनके जगह किसी को नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की जरूरत है। लेकिन अब भी राहुल गांधी परिवारवाद की कोई बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जो लोग राहुल गांधी पर उंगलियां उठाते हैं, राहुल गांधी एक भी दिन जब से राजनीति में आए हैं कभी भी शांति से घर पर नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपना परिवार तक नहीं बसाया है। हजारों किलोमीटर मील की उन्होंने पूरे देश की यात्राएं की हैं, कठिन यात्राएं की हैं, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, तूफान हो। वो कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और उन्होंने 2 बार देश में यात्राएं की हैं, एक न्याय यात्रा की है, जिससे कांग्रेस नए सभी तरीके से सर्वाइव कर रही है। आज की तारीख में वो नेता प्रतिपक्ष है और मजबूती से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, दोनों भाई बहन की इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री है कि उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हर मुद्दे पर सत्ताधारी दल के नेता हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई और हो, चाहे अमित शाह जी हों, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनके सामने वो लाचार से दिखते हैं, कोई बोल नहीं पाता है। दोस्तों, कई नेता दुर्भावना के तहत भाई बहन में भी दो फाड़ करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये भाई बहन का अमर प्रेम है। दोनों एक दूसरे को अटूट प्रेम करते हैं, श्रद्धा के भाव से देखते हैं और जो इस तरीके की कमीनी हरकतें कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। चाहे मुद्दा दिग्विजय सिंह का हो या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में दरार डालने का हो। तो दोस्तों, ये कहते हुए मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा कि पारिवारिक रूप से कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करने की नीयत न प्रियंका गांधी की है, न राहुल गांधी की है। और मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं कि आज यदि राहुल गांधी कांग्रेस को छोड़ दें, प्रियंका गांधी कांग्रेस को छोड़ दें, कौन ऐसा सर्वमान्य नेता हो सकता है कि जिसके पीछे पूरे देश के कांग्रेस जन एकजुट हो जाएं और कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम कर सकें। तो दोस्तों, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो कांग्रेस ने जिस मुकाम पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को पहुंचाया है और किसी के बस की बात नहीं है। दिग्विजय सिंह भी एक भारत जोड़ो यात्रा करके देख लें, न्याय यात्रा करके देख लें, पता चल जाएगा कि कितना कठिन काम है। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि आज की तारीख में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवारवाद की मुद्दे से बहुत ऊपर हैं और कांग्रेस को बचाने का और मजबूती देने का काम दोनों भाई बहन कर रहे हैं। उन पर जो भी कोई आरोप लगाता है या विकेंद्रीकरण की बात करता है, वो आसमान में थूकने के समान है, जो उनके मुंह पर ही गिरने वाला है। और जो लोग विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं या दिग्विजय सिंह के समर्थन की बात कर रहे हैं, तो वो आगे आएं और अपने आप को प्रस्तुत करें कि हम कांग्रेस को संभालेंगे, हम बड़ा पद संभालेंगे। तो पता चल जाएगा कि इस तरीके के नेता कितने पानी में हैं। इसके अलावा थोड़ी वीडियो जरूर बड़ी हो रही है, लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी एक ग्रुप उठा था, G23 ग्रुप 23। वो सारे कथित रूप से कांग्रेस के धाकड़ नेता थे। वो अपनी अलग पार्टी बना के देख लेते। उन्होंने क्यों नहीं किया? 23 के 23 नेताओं ने क्यों नहीं किया ऐसा कुछ? क्यों नहीं उन्होंने कोई पार्टी बनाई? पैरेलल कांग्रेस वो भी बना लेते। पहले भी लोग ट्राई करके देख चुके हैं पैरेलल कांग्रेस बना के। लेकिन वो दोस्तों, कहने और करने में बहुत अंतर है। और जहां तक कांग्रेस के विकेंद्रीकरण का सवाल है या संगठन का सवाल है, तो दोस्तों,
शायद सब लोग ना जानते हों, लेकिन एक कांग्रेस सेवा दल है और इसके अलावा जो हर वर्ग को कवर करने वाले कांग्रेस में संगठन बने हुए हैं। जरूरी है उन पर काम करने की। सारे काम अकेले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नहीं कर सकते। मजदूरों का अलग संगठन है, विद्यार्थियों के लिए NSUI है, और वकील हुए, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, जितने भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, या किसान कांग्रेस अलग है, और अल्पसंख्यक आयोग अलग है, SC ST के लिए अलग है। यानी कांग्रेस में संगठनों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन पर मजबूती से उनके साथ जुड़कर उन संगठनों को मजबूत करने की। तो दोस्तों, राहुल प्रियंका तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो बाकी नेता कहाँ हैं? जो इतने संगठन हैं उनको क्यों नहीं संभाल रहे हैं? यूथ कांग्रेस है। यूथ कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख सकती है। क्यों नहीं युवा आगे आ रहे हैं? सारा बोझ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने कंधों पर उठा के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी माइनस कांग्रेस कर दिया जाए तो कांग्रेस में कुछ बचता नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी को और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों को सोचना चाहिए, और उनको काम करने से कौन रोक रहा है? इतने कांग्रेस के संगठन हैं, उसमें आगे आएं और काम करें, और कांग्रेस को मजबूत करके सत्ता में लाने का काम करें। कोई काम करने वाले को कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि मैं दिग्विजय सिंह की मन में कोई खोट है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन उनके मुंह से निकल गया तो निकल गया, और उन्होंने सफाई भी दे दी कि मैं RSS का कट्टर विरोधी हूँ। RSS वो संगठन है जिसका आज तक पंजीकरण तक नहीं हुआ है और गैरकानूनी तरीके से वो चल रहा है। तो इससे ज़्यादा और सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही कांग्रेस को इस मुद्दे पर उबलने की ज़रूरत है या हंगामा मचाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे कोई भी आरोप उसी तरीके से साबित होगा जिस तरीके से आसमान में थूकने पर थूक अपने ही ऊपर गिरता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।